नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए, बिहार विधानसभा चुनावों के चर्चाओं के बीच आज हम बात करने वाले हैं भागलपुर विधानसभा की। तो भागलपुर विधानसभा सीट कितनी इंटरेस्टिंग सीट है, कितनी दिलचस्प सीट है, इसका खुलासा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। दरअसल इस सीट का जो मुकाबला है वो सीधे सीधे कांग्रेस के एक बड़े नेता के साथ होता है। और यहाँ जिस तरीके से अजीत शर्मा जीतते आ रहे हैं, अब सवाल खड़ा होता है कि 2025 की तस्वीर क्या होगी। क्या ये सीट बीजेपी ले पाएगी अजीत शर्मा से, जो कि कांग्रेस के विधायक है। अब उम्मीदवार कौन कौन से भागलपुर में होने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से किसको टिकट मिलेगा, कांग्रेस की तरफ से क्या वापस से अजीत शर्मा को ही टिकट मिलेगा, यहाँ का जाति समीकरण क्या है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप झा, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि भागलपुर का जो चुनाव है हमेशा से दिलचस्प रहा है, कुछ अलग तस्वीर दिखती है। 2010 की बात कर लीजिए, 15 की या 20 की बात कर लीजिए, क्या इतिहास रहा है इस सीट का, थोड़ा सा इसके इतिहास का बताइए, फिर आगे हम इसके कैंडिडेट पर आएंगे कि यहाँ से उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं। अर्पिता, ऐसा है कि भागलपुर जो शहरी विधानसभा सीट है वह 1990 से लेकर 2010 तक वहां भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज रहा वहां उस विधानसभा सीट पर। ठीक है, 1990 में वहां विजय कुमार मित्रा ने कांग्रेस पार्टी के शिवनंदन झा को चुनाव हराया था। शिवनंदन झा उस समय में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन भागलपुर में जो दंगा हुआ था 1989 में, उस दंगा में शिवनंदन के कारण का असर हुआ कि कांग्रेस पार्टी वहां से हारी, शिवनंदन झा हारे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे विजय कुमार मित्रा। ठीक है, वो चुनाव जीते थे। उससे पहले वो 1977 में भी चुनाव जीते थे विधानसभा का। लेकिन 77 के बाद 80 और 85 का जो विधानसभा चुनाव था वहां पर शिवनंदन झा की जीत हुई थी, जो कि बाद में कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रहे, बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। आपको पता होगा भागलपुर से भागवत झा आजाद वहां के जो पूर्व सांसद उस समय में तत्कालीन सांसद थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। तो इस प्रकार से, लेकिन 1990 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जो का वहां एक तरह से कब्जा रहा 2010 तक, और भारतीय जनता पार्टी का वह एक अभेद्य किला बना। उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही थी जो भागलपुर में जो दंगा हुआ था उसका। मैंने भागलपुर में जो दंगा हुआ था वो क्यों हुआ था, देखिए उसके उसके दो घटनाएं महत्वपूर्ण था वहां पर। एक तो जो वहां पर एक यादव जाति के लोगों के द्वारा संचालित छात्रावास था, उस पर कुछ मुस्लिम छात्रों के द्वारा हमला हुआ था, जिसका परिणाम हुआ। उसके बाद उससे भी पहले जो चिंगारी लगी थी, वो लगी थी जो उस समय में शिला पूजन के लिए जो जुलूस विश्व हिंदू परिषद के लोग निकाल रहे थे, उस पर पथराव हुआ था। ठीक है, उसके बाद बहुत लंबी कहानी है भागलपुर दंगे का। ठीक है, उस कहानी में जाना अभी संभव नहीं है तत्काल, लेकिन परिणाम पर उसका असर रहा 1990 से लेकर 2010 तक। आपने पूछा ना जातिगत समीकरण, तो जातिगत समीकरण से ज्यादा था वहां पर धार्मिक पोलराइजेशन होता था। ठीक है, और वही परिणाम रहा कि 90 से 95 विजय कुमार मित्रा, और उसके बाद 95 के बाद जो उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वहां चुनाव हुआ तो अश्विनी चौबे वहां बीजेपी ने टिकट दिया उनको। उस समय में अश्विनी चौबे एक युवा तुर्क के रूप में जाने जाते थे, 74 आंदोलन के छात्र नेता रहे थे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे। तो एक छवि उनकी बहुत ही अच्छी थी। उसका भी परिणाम लाभ मिलता रहा बीजेपी को, अश्विनी चौबे को, कि लगातार 2010 तक वो विधानसभा के चुनाव लड़ते रहे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में पथ निर्माण मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नगर विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में रहे। अश्विनी चौबे मंत्री भी रहे। तो ये इतिहास रहा 2010 तक का। जब उसके बाद 2014 में अश्विनी चौबे पहली बार सांसद बने, बक्सर से चुनाव लड़े, तो बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में उनके ही पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे को वहां से उम्मीदवार बनाया। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे आना शुरू हुआ। सबसे पहला कारण बना कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अश्विनी चौबे के पुत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और उस विद्रोह का नेतृत्व
हाँ, कि मतलब परिवारवाद का आरोप लगाकर कि भाई पिता जब सांसद हैं बक्सर से तो फिर पुत्र को क्यों टिकट। तो परिवारवाद का विरोध के कारण वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही एक कार्यकर्ता बागी हो गया वहां पर, विजय कुमार शाह, ठीक है। और उसने माने इतना वोट काट लिया जिससे कि अरिजीत शाश्वत चौबे जो अश्विनी चौबे के पुत्र हैं वो चुनाव हार गए। और पहली बार अजीत शर्मा वहां से विधायक बने, जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में भी विधायक है। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अरिजीत शाश्वत चौबे का टिकट काटा और एक नीतिगत फैसला भी लिया किया कि एक परिवार का एक ही व्यक्ति चुनावी राजनीति करेंगे। तो अश्विनी चौबे चूंकि सांसद भी थे, मंत्री भी थे केंद्र सरकार में, तो उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जिला अध्यक्ष रोहित पांडे को, एक युवा चेहरा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। लेकिन फिर बीजेपी के साथ वही खेल हो गया, वही खेल हो गया कि वहां पर राजेश वर्मा जो अभी खगड़िया के सांसद हैं, उनको लोक जनशक्ति पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बना दिया। और उनके उम्मीदवार बनने के कारण, और विजय कुमार शाह जो 2015 में भी उम्मीदवार थे, वैसे उस बार उनको 12,000 वोट मिला था, इस बार 3,000 वोट मिला। लेकिन रोहित पांडे की 1113 वोटों से हार हो गई वहां पर। यानी बहुत कम ठीक है। वोटों से बीजेपी 2020 में हाँ हाँ। कांग्रेस के अजित शर्मा से हार गई थी और नहीं इसकी नहीं, वजह से सुनिए, मैं अर्पिता इसमें मैं सही करूं आपको। देखिए वो कांग्रेस से नहीं हारे, मतलब अपने चाहे लोगों से अरिजीत हार शास्त्री गए। चौबे हारे हो चाहे रोहित पांडे हारे हो, बीजेपी के लोगों ने इन दोनों को हराया। बिल्कुल बेदरगार ठीक है। हुआ। और जिस तरीके से हाँ बीजेपी के संगठन के भीतर परिवारवाद को लेकर ये विरोध हुआ, ये तो राजनीति में एक अच्छी तस्वीर भी मानी जानी चाहिए। भले ही बीजेपी सीट हार गई हो, लेकिन अगर बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह का स्टैंड लेते तो कायदे से बीजेपी को भी बीजेपी की जो आला कमान है या जो बड़े नेता हैं वो इससे सीखते होंगे। लेकिन प्रदीप जी 2020 का जो चुनाव था भागलपुर का, बीजेपी को बहुत कष्ट दे गया होगा कि कुछ सब वोटों से हार गए, वो भी अपने लोग खड़े हो गए चुनाव में इसलिए हार गए। तो क्या वो भूल सुधारेगी बीजेपी 2025 में? क्या आप देख पा रहे हैं बीजेपी क्या फील्डिंग कर रही है? कोई सहयोगी और खड़ा ना हो, बीजेपी का जो दावेदार हो उसके लिए सभी सहमत हो, सबका समर्थन उसे मिले। ऐसे क्या कितने नामों की चर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं भागलपुर में जिनको टिकट मिलने की संभावना चल रही है? नहीं, मुझे लगता है देखिए अर्पिता कि इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अश्विनी चौबे को चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया, इस बार लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अरिजीत शाश्वत चौबे को बीजेपी इस बार टिकट दे देगी भागलपुर से, नंबर 1। ठीक है। और अगर किसी कारण से अरिजीत का टिकट कटा तो मुझे लगता है कि रोहित पांडे दोबारा उम्मीदवार होंगे वहां से, और यही दोनों में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर एक होकर इकट्ठा होकर चुनाव लड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा पाएगा। भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी जब कभी भी हारेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही हरा सकती है। वहां कांग्रेस की या राष्ट्रीय जनता दल की वो ताकत नहीं है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। बीजेपी के पास इस वक्त सुनहरा मौका इसलिए भी है क्योंकि चिराग पासवान उनके साथ है, तो विरोध में खड़ा होने के लिए फिलहाल तो कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई पड़ता है कि लोजपा आर से कोई वहां पर कैंडिडेट खड़ा हो। और दूसरी तरफ जदयू भी साथ में दिख रही है, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी जैसे नेता सब साथ में है। तो बीजेपी को लगता है कि सबका सहयोग मिला होगा। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे मुख्य धारा की राजनीति से थोड़ा हट चुके हैं, तो एक परिवारवाद का मुद्दा भी फिलहाल भागलपुर की सीट में बीजेपी को नहीं झेलना पड़ेगा, इसलिए अब बीजेपी लागू नहीं मजबूत होता दिख है वो रही है। चीजें। परिवारवाद का आरोप अब बीजेपी पर वहां चस्पा नहीं होगा, क्योंकि पिता को चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया गया है। और बीजेपी ने लगभग मुझे लगता है कि केंद्रीय स्तर पर ये माने एक सिद्धांत रूप में ये नीतिगत फैसला कर लिया है कि एक परिवार से एक समय में हम दो व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर।
बिल्कुल। प्रदीप जी, कांग्रेस की तरफ से अजित शर्मा ही दावेदार होंगे टिकट के, क्या लगता है? उनके नाम पर ही फाइनल मुहर लगाएँगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता कि कोई, चूंकि अजीत शर्मा आपने देखा कि विधायक दल के नेता भी थे, और लोकसभा का भी चुनाव लड़े थे। केंद्रीय, चूंकि कांग्रेस में क्या है ना कि कांग्रेस में तो केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा पे ही टिकट मिलता है, और कम से कम बड़े नेताओं का टिकट जो है बिना विशेष कोई कारण के काटा नहीं जाता है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि अजीत शर्मा का टिकट कट जाए। अगर अजीत शर्मा खुद मना कर दे, ऐसी चर्चा भी है कि उनकी पुत्री जो कि फिल्म अभिनेत्री भी है, नाम मुझे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, आपके ध्यान में ज्यादा हो सकता है वो, ठीक है, जी बिल्कुल, तो नेहा शर्मा। नेहा शर्मा, ठीक है, तो वो ऐसी चर्चा कांग्रेस के सर्किल में चल रही है कि अजीत शर्मा खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चाहते हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े अगली बार, और विधानसभा में अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये बिल्कुल, संभव है, बिल्कुल। लेकिन ये मतलब संभव नहीं है कि वहां पर मतलब वो कांग्रेस के लोग परिवार से बाहर आरजेडी निकल में नहीं लड़ेंगे। जाएगा। अजित शर्मा का अगर टिकट कटा भी, आज अजित शर्मा ने अपनी सीट छोड़ी भी, तो वो सीट उनकी बेटी को ही मिलेगी, ऐसी संभावना दिख रही है। प्रदीप जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल लूँगी। देखिए, हर सीट पर एक फैक्ट होता है, जो तय करता है कि कौन जीत सकता है, किसकी तरफ अगर ये समुदाय चला गया, ये तबका चला गया, इस जाति के लोग खड़े हो गए, तो वो उसको जितवाकर ही मानेंगे। अगर हम देखें तो भागलपुर का भौगोलिक समीकरण क्या कहता है? वहाँ पे कौन-कौन सी ऐसी जातियाँ हैं जो काफ़ी मजबूती से खड़ी रहती चुनाव के वक़्त, अच्छी वोटिंग करते हैं, मतदान में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। क्या वहाँ का भौगोलिक कंडीशन आप देख पा रहे हैं? देखिए वहां पर जो होता क्या है ना कि ये पूरे राज्य की तरह भागलपुर में भी वही स्थिति होती है जो पूरे बिहार में होता है, ठीक है। जैसे हुँ, एक वोट बैंक तो है वहां, जो सबसे बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की है, ठीक है। तो वो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में होता है, उसी उम्मीदवार के साथ मुसलमानों का वोट जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुकाबले में वहां कांग्रेस पार्टी होती है, तो इसीलिए कांग्रेस को मिलता है वो वोट, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू जो वोट है वो है वहां पर हिंदू वोट। मैं जाति के वोट नहीं कर रहा, हाँ उसमें कर सकती है आप, दो जाति की संख्या उल्लेखनीय है, एक है ब्राह्मण और दूसरा है वैश्य, ठीक है। ब्राह्मण और वैश्य वोट जो है, वैश्य में सभी जाति के लोग आ जाते हैं, चाहे आप मारवाड़ी को ले लीजिए, मारवाड़ी समुदाय ले लीजिए, चाहे फिर उसमें जो कलवार जाति के लोग हैं, बर्णवाल हैं, माने तेली है, सूरी जाति के लोग हैं, ऐसे सभी लोग, मतलब ओवरऑल वैश्य बिरादरी जो है और ब्राह्मण, ये दो प्रमुख जातियां हैं। उसके अलावा सवर्ण, अन्य सवर्ण भी हैं, कैस्ट हैं, भूमिहार जाति की भी अच्छी खासी संख्या है वहां पर, ठीक है। तो उसके अलावा जो पिछड़ी जातियां हैं वहां पर, पिछड़ी जातियों में यादवों का वोट है थोड़ा सा, ठीक है, जो कि पारंपरिक रूप से आप कह सकती है जो जिसके साथ आरजेडी का समर्थन होता है उसके साथ होती है। तो आरजेडी का समर्थन चूंकि वहां पर कांग्रेस के साथ होता है, तो यादवों का वोट लगभग अजीत शर्मा को मिलता रहा है, तो मुसलमान के साथ मिल गए यादव। और अजीत शर्मा चूंकि जाति से भूमिहार है, तो इसीलिए भूमिहार जाति का भी आप कह सकती है कि 40% 50% वोट जो है जाति के आधार पर अजीत शर्मा को मिल जाता है। तो ये ठीक है। तीन वोट बैंक जो है कि मतलब मुसलमानों का थोक वोट, यादवों का 70% वोट, और अपनी स्वजातीय भूमिहार जाति का 40-50% वोट जो है अजीत शर्मा को मिलता है, ठीक है। इसके अलावे जो वोट्स हैं वो वोट बीजेपी और बीजेपी के बागी में बंटवारा हो जाता है। मतलब बीजेपी बिल्कुल। और बीजेपी का जो बागी उम्मीदवार होता है, लगातार 2 चुनाव से वहां बीजेपी के बागी होते हैं, तो उनमें बंटवारा होता है, उसी का फायदा मिल जाता है अजीत शर्मा को। अगर बीजेपी जी। के वोट में बंटवारा नहीं हो तो बीजेपी की जीत वहां शर्तिया है,
कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी बीजेपी के जीतने। ठीक है प्रदीप जी, इसका मतलब है भागलपुर में बीजेपी बड़ी मजबूत इस बार दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां इस बार बंटवारा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी के तमाम सहयोगी और बीजेपी के खुद अपने नेता साथ खड़े हैं, इसलिए कांग्रेस को काफी मुश्किल भागलपुर सीट में आ सकती है। एक और चैलेंज प्रदीप जी हो सकता है भागलपुर सीट में, वो है जनसुराज। आपने कहा कि एक मुश्त मुस्लिमों का वोट कांग्रेस को मिल जाता है, लेकिन आप देखिए जनसुराज जहां जहां खड़ी हुई मुस्लिमों का समर्थन बहुत हद तक जनसुराज को मिला। अगर भागलपुर में प्रशांत किशोर जनसुराज का कैंडिडेट खड़ा करते हैं, उम्मीदवार उतारते हैं, तो इसका मतलब है कि अजीत शर्मा को ज्यादा दिक्कत होगी, कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत होगी और परेशानी में नहीं आएगी कांग्रेस। क्या फिर वहां पर नहीं, समीकरण आप नहीं, देख रहे हैं, क्या बदलाव नहीं, होगा? अर्पिता ऐसा है ना कि अभी आज के डेट में 2024 का जब अंतिम महीना का अंतिम सप्ताह अब चल रहा है, ठीक है, आज की जो स्थिति है उसमें बिहार में मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। मुसलमान आरजेडी को नकार रहा है। कई जगह आप देखेंगे कि मुसलमान का वोट आरजेडी से हट रहा है, कट रहा है, लेकिन कांग्रेस उनके लिए पहली प्राथमिकता बन गई है। राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता है मुसलमानों में आज के दिन में, ठीक है। तेजस्वी यादव लालू यादव से अधिक लोकप्रिय है राहुल गांधी, ठीक है। इसीलिए जनसुराज का मुस्लिम उम्मीदवार लालू यादव के प्रत्याशी का वोट काट सकता है, कांग्रेस का वोट नहीं कटेगा। कांग्रेस फर्स्ट चॉइस बन चुकी है मुसलमानों के लिए। ये भी अपने आप में एक दिलचस्प तस्वीर होगी। इसका मतलब है कि अगर ये इस बात का एहसास, इस ताकत का एहसास कांग्रेस को होगा, तो निश्चित रूप से जब बात आरजेडी के साथ टिकट बंटवारे की आएगी तो कांग्रेस बड़ी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। ठीक है प्रदीप जी, आपने इस सीट का सारा समीकरण समझा दिया है और बता दिया है कि यहाँ की क्या स्थिति हो सकती है, उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, यहाँ जीत की संभावना, प्रबल संभावना किसकी दिखती है, और साथ ही साथ यहाँ पर वोटिंग का पैटर्न क्या रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भागलपुर सीट पर तमाम विस्तृत जानकारी के लिए, और तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता।